हेलो गाइज, वेलकम टू आवर ओन चैनल द ट्रिगर्ड आईएएस। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 एनसीईआरटी की पार्ट 2 करेंगे। इस पार्ट में मैं आपको चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 की क्विक रिवीजन करवाऊंगा। गाइज, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने हमारी पार्ट 1 नहीं देखी है वो पहले पार्ट 1 देख ले, उसके बाद ही ये वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे द मौर्यन एम्पायर के बारे में। द मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उससे पहले बहुत सारी डायनेस्टी आई जो कि बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहली डायनेस्टी है वो है हरियांका डायनेस्टी, जिसके कि रियल फाउंडर माना जाता है बिंबिसार को। उन्हीं के बेटे अजातशत्रु थे। सेकेंड डायनेस्टी है शिशुनाग डायनेस्टी, और उसके रियल फाउंडर को माना जाता है शिशुनाग ही, जबकि उनके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किंग रहे हैं काल अशोका। उसके बाद नंद डायनेस्टी आते हैं, जिनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग है महापद्मनंदा, और उसी को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डायनेस्टी की नींव रखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ये बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो चाणक्य की हेल्प लेके यहाँ पे मौर्य साम्राज्य को स्थापित करते हैं। दोस्तों, क्या आपको बचपन की सिकंदर महान की कहानियाँ याद है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट भी है, जिनका जन्म ग्रीस में हुआ था। दोस्तों, मैं बता दूं, ग्रीस जो है वो इटली और टर्की के बीच में है, और उनका जन्म 356 बीसी में हुआ, जबकि वो भारत में अटैक किए थे 326 बीसी में इन द बैटल ऑफ हाई दास्पेस, जो कि रिवर झेलम के आसपास ही है। और इस बैटल में अलेक्जेंडर लड़े थे हमारे भारतीय राजा पोरस के साथ, और इस बैटल में अलेक्जेंडर की जीत हुई थी। हालांकि दोस्तों, उसके 3 साल के बाद ही वो ईरान के बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो बस 32 साल के थे जब उनकी मृत्यु हुई। और साथ ही दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की डेथ प्रोबेबली फीवर के कारण या फिर टाइफाइड या फिर मलेरिया के कारण हुई थी। अब हम लोग वापस से आते हैं द मौर्यन एम्पायर की तरफ। तो इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे थे बिंदुसार। दोस्तों, ये अलग है हरियांका डायनेस्टी के फाउंडर से, जिनका नाम बिंबिसार था। बिंदुसार के बेटे महान अशोक थे। और दोस्तों, अगर बात करें कि मौर्य डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर कौन थे, तो उनका नाम है बृहद्रथ। मौर्य डायनेस्टी के बाद आते हैं शुंग डायनेस्टी, जिनके की फाउंडर थे पुष्यभीति शुंगा, और उनके जो लास्ट रूलर थे उनका नाम है देवाभूति। और उसके बाद जो डायनेस्टी आती है उनका नाम है कान्वा डायनेस्टी, जिनके की फाउंडर थे वासुदेव। हालांकि दोस्तों, मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद से नॉर्थ इंडिया में शुंग डायनेस्टी थी और साउथ इंडिया में सातवाहना डायनेस्टी थी। तो इस बात को हमेशा याद रखें। तो चलिए मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाले थे, और उनकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी 305 बीसी में। किसके साथ हुई थी? तो वो एक ग्रीक जनरल थे सेलुकस निकेटर, और इस लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी। और दोस्तों, इस लड़ाई के बाद मौर्य एम्पायर बहुत ही ज़्यादा फैल गया। दोस्तों, सोचिए कि मौर्य एम्पायर का कैपिटल जो था वो पटना था, और ये एम्पायर फैला हुआ था इन नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड इन द वेस्ट अप टू अफगानिस्तान। और उनके बाद राजा बने बिंदुसार, जिन्होंने डेक्कन का पार्ट है वहां तक अपने एम्पायर को फैलाया, एक्सेप्ट कलिंगा। साथ ही दोस्तों, मैं ये भी बता दूं कि एक्सट्रीम साउथ का जो एरिया था अभी तक मौर्यन एम्पायर के अंदर में नहीं आया था। इसके बाद राजा बने महान अशोक, और अशोक ने अपने एम्पायर में कलिंग को इंक्लूड किया, और जो कलिंग है वो अपना उड़ीसा वाला पार्ट है। हालांकि अभी भी जो एक्सट्रीम साउथ का जो पार्ट है, जहाँ पे केरला, तमिलनाडु, ये अभी भी मौर्य एम्पायर के अंदर में नहीं आया था। और जहाँ तक के रिलीजन की बात है, तो अशोक बुद्धिज्म को मानते थे, जबकि उनके जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य वो जैनिज्म को मानते थे। और अशोक बहुत बड़े बिलीवर थे धम्म के। धम्म का मतलब होता है हाई आइडियल्स। और इसके साथ ही मैं अगर आपको एडिक्ट्स के बारे में बताऊँ, तो एडिक्ट में जो भी लैंग्वेज यूज हुई थी तो वो प्राकृत लैंग्वेज थी, और उसकी स्क्रिप्ट ब्राह्मी थी। अगर आपको नहीं पता है एडिक्ट क्या होती है, तो ये एक्चुअली आदेश पत्र टाइप की होती है, जो कि रॉक्स पे इनग्रेव्ड होती थी। और अगर हम मौर्यन आर्ट के अंदर में पिलर्स की बात करें तो वो बनती थी सैंड स्टोन से, और वो एक मिरर की तरह पॉलिश्ड होती थी। और बता दूं मैं दोस्तों कि जो ये पिलर्स होती थी उसके ऊपर में किसी न किसी जानवर की मूर्ति भी होती थी, जैसे कि बुल्स, एलिफेंट, लायन।
और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है पिलर एट सारनाथ, जो कि अडॉप्ट किया गया है नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इन 1947। इस सारनाथ के पिलर में इसके जो पिलर के टॉप है वहाँ पे 4 लायंस के मूर्ति को दर्शाया गया है। हालांकि जब हम इसके मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मौर्यन एम्पायर जो है 4 प्रोविंस में बटी हुई थी और ये प्रोविंसेस डिस्ट्रिक्ट्स में बटी हुई थी और ये डिस्ट्रिक्ट्स आगे जाके विलेज में बटी हुई थी। अशोक अपने एडिक्ट्स में लिखते हैं ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन। और मौर्यन एम्पायर का कैपिटल अपना पटना ही है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था तो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन एक काउंसिल के द्वारा होता था जिसके अंदर में 6 बोर्ड थे और 6 बोर्ड के अंदर 5-5 मेंबर हुआ करते थे। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है धर्म महामातराज। ये वो स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑफिसर है जो कि अपने देश के या फिर उनके जो एम्पायर था उसके कोने कोने में जाके पीपल को पर्सुएट करते थे ताकि वो धर्म को और अपनाए और धर्म के मार्ग पे चले। दोस्तों एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से आती आई है कि अशोक अपने कौन से बेटे को श्रीलंका भेजे थे ताकि वहाँ पे जाके वो बुद्धिज्म का प्रीचमेंट कर सके। तो इसका उत्तर है महेंद्र, जो उनके बेटे थे। और अगर हम यहाँ पे कौटिल्य और मेगास्थनीज की बात करें तो कौटिल्य का जो बुक है उनका नाम है अर्थशास्त्र, जो कि एक्सप्लेन करता है गुड गवर्नमेंट कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जो मेगास्थनीज है वो लिखे हैं बुक इंडिका। एक्चुअली मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर है। याद है दोस्तों आपको, जो सेल्यूकस निकेटर है उन्हीं को तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और अगर हम बात करें कि इनकी मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन कब हुआ था तो ये 185 बीसी में जब समित्र शुंगा ने इनके आखिरी राजा बृहद्रथ को मार दिया था। उसके बाद से यहाँ पे शुंग डायनेस्टी का राज्य स्थापित हुआ। गाइस जैसे कि आपको पता है हम इस चैनल पे मैप और एटलास की बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझते हैं मौर्यन एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो इसकी जो कैपिटल थी वो है पाटलिपुत्रा और ये फैली हुई थी होल ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन इंडिया और इस साइड से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, थोड़ा सा ईरान भी। और अगर हम ईस्ट के साइड में देखें तो बांग्लादेश और थोड़ा सा म्यांमार तक ये फैली हुई थी। चैप्टर 6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके जो भी लाइक्स है और सब्सक्राइब है इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है। तो कृपया अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया फ्रॉम 200 BC टू 300 AD। ये लगभग 500 ईयर्स का गैप है। तो इस पीरियड में आखिरकार इंडिया में हो क्या रहा था। तो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे डेक्कन इंडिया और साउथ इंडिया के बारे में और इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सातवाहना के बारे में हमें पढ़ना है, जिसके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के बेटे का नाम क्या है, तो वो है वशिष्ठिपुत्र। और अगर हम बात करें ट्रेड की तो यहाँ पे है पोर्ट ऑफ ब्रोच एंड पोर्ट ऑफ गोदावरी डेल्टा। ये दोनों पोर्ट जो ब्रोच वाली पोर्ट है वो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, जैसे कि यहाँ पे जो भी पर्सिया हो गई, इराक, अराबिया, इजिप्ट, ये सब के साथ ट्रेड करती थी। जबकि गोदावरी रीजन है ये ईस्टर्न साइड में है, इसलिए बर्मा, मलाया और फिर गंगा डेल्टा के साथ में ट्रेड करती थी। उसके बाद अगर हम बात करें चैत्या हॉल और स्तूप और बिहार में क्या अंतर है, तो चैत्या हॉल वो ऐसे हॉल्स होते हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग वर्शिप करते हैं, वहाँ अपना पूजा करते हैं। जबकि स्तूप क्या होती है, ये एक लार्ज सेमी सर्कुलर माउंट्स होते हैं जहाँ पे बुद्धा और बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते हैं उनके रिलिक्स वहाँ पे अंदर में रखे जाते हैं और उसके ऊपर में स्तूप बनाया जाता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि स्तूप एट सांची, अमरावती है आंध्र प्रदेश में। ये दोनों स्तूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद से अगर बिहारा की बात करें तो बिहारा को मोनेस्ट्री भी बोलते हैं। इसका मतलब है जहाँ पे मॉन्क रहते हैं उसे हम बोलते हैं मोनेस्ट्री। दोस्तों अगर मैं आपको एक और बात बताऊं तो बिहार का नाम इस बिहारा वर्ड से ही निकला है। यहाँ पे पहले बिहार के अंदर में बहुत सारे बुद्धिस्ट के मोनेस्ट्रीज हुआ करते थे जिन्हें बिहार बोलते हैं और इसी टर्म से हमारा राज्य का भी नाम बिहार पड़ा। दोस्तों कुछ मोनेस्ट्री इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री उसके नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मोनेस्ट्री ऑफ तक्षशिला है पेशावर के पास में, मोनेस्ट्री ऑफ सारनाथ है ये वाराणसी के आसपास में है। गाइज इन टोटल अभी तक के बुद्धिज्म में 6 बुद्धिस्ट काउंसिल हो चुके हैं। जो सबसे पहला था वो 400 BC में था, सेकेंड
383 BC में था, थर्ड 251 BC में था और फोर्थ 72 AD में था। और बाद के जो 2 है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ। जो फिफ्थ है वो 1871 AD में है और जो सिक्स्थ है वो है 1954 AD। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो ये चौथा वाला है ना 72 AD वाला, इसका जो भी प्रेसिडेंट था उनके नाम है बासुमित्रा और इनके टाइम में कनिष्क इसको पेट्रोनाइज किए थे, ये बुद्धिस्ट काउंसिल को पेट्रोनाइज किए थे कनिष्क, जबकि प्रेसिडेंट थे बासुमित्रा। और ये जो नाम लिखा है नागार्जुन, तो ये बहुत बड़े राइटर थे जो कि एक बुक भी लिखे हैं जिसका नाम है मूला मध्यम करिका। अगर हम इंडिया के एक्सट्रीम साउथ की बात करें तो यहाँ पे चोला, चेरा और पांड्या का एम्पायर था। चोला राज्य का कैपिटल तंजौर था, चेरा राज्य का कैपिटल आपका बेसिकली केरला में ही था और पांड्या का कैपिटल मदुरई में था। और ये सब के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो मिलती है संगम लिटरेचर से। तो संगम लिटरेचर आखिरकार बनी कब, तो ये बनी है 400 BC से लेकर 200 AD के बीच में। तो दोस्तों ये जो तीनों एम्पायर है इनके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उन 8 किताबों से जो लिखी गई थी थर्ड संगम असेंबली के अंदर में, जो हुई थी मदुरई में। और इसमें जो लैंग्वेज यूज हुई थी वो है तमिल। हालांकि साउथ इंडिया को बहुत पहले से एंशियंट टाइम से ही रिच माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लोरिश थी। बेसिकली ये जो एक्सपोर्ट करते थे उनमें से स्पाइसेस, टेक्सटाइल, पिकॉक, मंकी और कीमती पत्थर, ये सबको एक्सपोर्ट करते थे और इनके बदले उन्हें मिलती थी सोना। अब सवाल आती है हु वाज मुरुगन, कार्तिकेय एंड स्कंद। तो ये तीनों वहाँ के बेसिकली साउथ इंडिया के बेस्ट गॉड में से माने जाते हैं, बेस्ट लव्ड वन। अब बात करते हैं इस चैप्टर की सेकेंड पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया के बारे में, यहाँ पे कुशान्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कुशान्स जो थे वो अपने आप को इस्टेब्लिश किए थे तक्षशिला और पेशावर के रीजन में। दोस्तों आज के दिन में ये दोनों रीजन्स पाकिस्तान में पड़ते हैं और ये दोनों पंजाब वाले एरिया में ज़्यादा एक्टिव थे। वेयर एज इनके जो प्रमुख किंग थे उनका नाम है कनिष्का, जो कि सपोर्ट करते थे बुद्धिज्म को, और उन्हीं के अंदर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 72 AD में हुई थी। अगर हम बात करें गांधार आर्ट की, तो इस गांधार आर्ट में इंडियन स्टाइल और ग्रीक स्टाइल दोनों का मिक्सचर हुआ करता था और यहाँ पे बहुत सारी बुद्धा से रिलेटेड मूर्तियों को बनाया गया। और इसके साथ ही कॉन्टेम्प्रेरी में थी मथुरा आर्ट। यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ इंडियन स्टाइल में, जैसे कि अगर हम मेजर डिफरेंस की बात करें तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बेली थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, है ना, मस्कुलर बॉडी था, जबकि गांधार आर्ट में एक तरह से हट्टा कट्टा दिखाया जाता था। दोस्तों आप ये वर्ड हमेशा सुने होंगे बोधिसत्वा, तो ये थे कौन? बेसिकली ये वो लोग हैं जिन्हें बुद्धिज्म में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है और ये लोग बुद्धा के जन्म से पहले ही आए थे और इनका वर्णन बहुत सारे जटाका टेल्स में है जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड स्टोरीज होती है। और अगर हम बात करें हीनयान और महायान में बेसिक डिफरेंस क्या था, तो दोनों बुद्धिज्म के ही सेक्ट थे। हीनयान में बुद्धा को एक आम ह्यूमन बींग की तरह देखा जाता था और महायान में बुद्धा को एक भगवान की तरह देखा जाता था। महायान में मॉन्क्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, इसमें बहुत ज़्यादा रिचुअल्स और राइट्स, सेरेमनीज और वर्शिप ज़्यादा होती थी, जबकि हीनयान में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मैप्स के जरिए समझाता हूँ। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड वाली जो मैप है इसमें कुषाण एम्पायर को दिखाया गया है। ऊपर में ये तक्षशिला है और कहीं इस तरफ है पेशावर है जो कि पाकिस्तान में ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मथुरा है और जो राइट साइड वाली इमेज है इसमें ऊपर की साइड में आपको बलोच दिखाया गया है जो कि वेस्टर्न इंडिया के जो वेस्ट में कंट्रीज थी उसके साथ ट्रेड करते थे यहाँ से। और जो नीचे वाली फ़ोटो है इसमें आप देख सकते हैं गोदावरी रिवर को, और इस यहाँ पे जो पोर्ट थी उससे हम इंडिया के ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करते थे। दोस्तों अगर लेफ्ट साइड वाले की फ़ोटो पे फिर से अगर गौर करें तो नीचे में आप देख सकते हैं सातवाहना एम्पायर है जो कि मौर्य के डिक्लाइन के बाद स्थापित हुई थी। और यहाँ पे नीचे पे आप देखोगे तो पांड्या किंगडम भी है, चोल किंगडम भी है और चेरा किंगडम भी नीचे में केरला के साइड में है। दोस्तों चैप्टर नंबर 6 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी जिसे मैं सिंपल बनाने की कोशिश किया हूँ और ये चैप्टर तो ख़त्म हो गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है द एज ऑफ गुप्ता। गाइज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गुप्ताज के बारे में। उनका टाइम पीरियड था 319 AD टू 543 AD। हालांकि उनका जो पीक टाइम था वो 450 AD के आसपास का है। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है यावनाज। यावनाज वो ऐसे ग्रीक्स लोग थे जो कि इंडिया आए थे 1st सेंचुरी AD के पहले। इनका वर्णन महाभारत में भी किया गया है।
हालांकि अगर हम बात करें गुप्ता के इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में तो उनका सबसे पहला नाम आता है चंद्रगुप्त वन, जो कि इस गुप्ता एम्पायर के फाउंडर भी है। उनके बेटे समुद्रगुप्त, जिनके काल में बहुत ज़्यादा एम्पायर फ्लोरिश किया था, और इन्होंने इलाहाबाद के एक पिलर पे इंस्क्रिप्शन भी लिखवाए थे। हालांकि इस पिलर पे अशोक के भी कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं और मुगल इंपेयर के भी एक राजा के इंस्क्रिप्शन मिले हैं। और इस टाइम के बाद रूल करते हैं चंद्रगुप्त टू, जिनका कि अन्य नाम विक्रमादित्य भी है, जो कि समुद्रगुप्त के बेटे ही थे। और अगर उनके बारे में खास बात बोली जाए तो वो एक विक्टोरियस कैंपेन किए थे अगेंस्ट साकाज। और यहाँ पे हुनाज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो हुनाज कौन थे? तो इनसे गुप्ता की हमेशा लड़ाई होती आई है। ये एक्चुअली गुप्ताज पे अटैक किए थे इन 5th सेंचुरी एडी, और ये लोग बेसिकली नोमैडिक पीपुल थे जो चाइना पर भी अटैक करने की सोच रहे थे और एक बार अटैक भी किए थे। फाइनली अगर हम इंडिया में बात करें तो हुन्स जो है पंजाब और कश्मीर के एरिया में फैल चुके थे और वहाँ पे पावरफुल थे लगभग 100 सालों तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाहियान के बारे में। दोस्तों, फाहियान एक चाइनीज ट्रैवलर थे जो इंडिया में आके मेनली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में रुके थे, और यहाँ की कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, यहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, क्या पहनना पसंद करते हैं, और बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर एक किताब भी लिखी है। और ये इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे लिए। और जबकि हम बात करें ट्रेड के बारे में तो दोस्तों मैं बता दूं कि गुप्ता एम्पायर के अंदर में ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया था। बेसिकली हम लोग जो कंट्रीज़ है, बर्मा जिसको कि आज म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है, जावा, कंबोडिया, बुरोच, सुपारा, कल्याण, ये सब देशों के साथ हम लोग ट्रेड करते थे। हालांकि मालाबार कोस्ट जो कि है केरला में, वहाँ से हम लोग ट्रेड करते थे अराबिया, ईरान और मेडिटेरियन आइलैंड की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट गॉड्स कौन कौन थे तो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट गॉड शिव और विष्णु थे। दोस्तों शिव और विष्णु का जो भी इमरजेंस हुआ है वो गुप्ता एम्पायर के अंदर ही हुआ है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी शुरुआत में टेम्पल बनी थी वो गुप्ता एम्पायर के अंदर ही बनी थी। और दोस्तों मैं बता दूं कि किंग हॉर्स सेक्रीफाइस करते थे, जिसको कि अश्वमेधा भी कहते हैं। गाइस, क्या आपको पता है अजंता क्यों फेमस था? तो वो एक्चुअली एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री था और ये लोकेटेड है औरंगाबाद में। दोस्तों औरंगाबाद कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में। इस अजंता के अंदर में बहुत सारे मुराल्स पाए गए हैं। मुराल क्या होते हैं? तो ये एक तरह के पेंटिंग होते हैं जो कि केव्स के वॉल पे बनाए जाते हैं। मैं आगे वाले स्लाइड्स में इसकी डायग्राम भी आपको बताऊंगा। और अगर हम बात करें गुप्ता टाइम के लिटरेचर के बारे में तो यहाँ पे फेमस पोएट्स जो थे, राइटर्स जो थे, उनके नाम है कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और विष्णु शर्मा। तो मैं कालिदास की फेमस वर्क्स के बारे में बात करूँ तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, ये तीनों संस्कृत में ही थे। और अगर बात करें आर्यभट्ट की तो वो एक्चुअली बताए थे अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमता है, ये सबसे पहले बताया था आर्यभट्ट ने। उसके बाद अगर हम बात करें वराहमिहिर के बारे में तो उन्होंने एक्चुअली बृहद संहिता लिखा है जो कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर में है। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी बताया है। और विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र। एक्चुअली इसमें बहुत सारे फेबल्स है। फेबल्स का मतलब मोरल स्टोरी। ओके दोस्तों, अगर मैं एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जीरो का इन्वेंट सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने किया। हालांकि बाद में आर्यभट्ट ने भी इसके बारे में बताया था। गाइस, कुछ बारीकियों को हम लोग मैप के जरिए समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डार्क ब्लू कलर में है वो उस एरिया को चंद्रगुप्त वन ने कॉन्कोर किया था। और उसके बाद जो वायलेट कलर की है उस एरिया को समुद्रगुप्त ने अपने कब्जे में लिया था। और उसके बाद जो ये स्काई कलर की जो रीजन है, गुजरात वाली एरिया, ये एरिया ऐड किया गया था बाय चंद्रगुप्त टू। तो गाइज मैं आपको राइट साइड वाली फ़ोटो में ही बताता हूँ। जो ऊपर वाली फ़ोटो है वो है अजंता की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ एक ही माउंटेन है, उसी को काट काट के केव के जैसा बनाया गया है। और इस केव के अंदर में बहुत सारी पेंटिंग्स को दर्शाई गई है। पेंटिंग्स कैसी है तो उसके नीचे वाले फ़ोटो में आप देखिए। इसी पेंटिंग्स को मुराल्स भी कहते हैं। चूँकि ये क्लास 6ठी की समरी है, ये क्विक रिवीजन है, इसलिए मैं यहाँ पे सब कुछ जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। आगे की लेक्चर्स में मैं आपको हर टॉपिक पे एक डिटेल्ड एनालिसिस करके बताऊँगा, अच्छी अच्छी बुक्स से कंटेंट लेके बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करते रहिए।
तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की सबसे लास्ट चैप्टर में, जो कि है द एज ऑफ स्मॉलर किंगडम। इसमें हम पहले वाले पार्ट में पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया में जो भी किंगडम थे, और इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डेक्कन और साउथ इंडिया में जो भी अम्पायर थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन जो कि 606 एडी में राजा बने थे, और लगभग ये 7th सेंचुरी की बात है। इनके एक बहुत ही फेमस पोएट थे जिनका नाम बाण भट्ट है। बाण भट्ट ने हर्षा का बायोग्राफी भी लिखा है। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इनके एम्पायर के टाइम में एक चाइनीज ट्रैवलर भी आए थे जिनका नाम है ह्वेनसंग। दोस्तों मैं बता दूं कि ये ह्वेनसंग बुद्धिज्म को फॉलो करते थे और बुद्धिस्ट पिलग्रिम भी थे। हालांकि हर्षवर्धन के अंदर में अम्पायर बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रहा था, लेकिन तभी वो डेक्कन की तरफ भी अपना अम्पायर को फैलाने का सोचे और वो डेक्कन की तरफ मार्च कर लिए। बट वहाँ पे बीच में आती है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के साउथ वाले इलाके में राज होता है चालुक्य किंग पुलकेशिन II का, और ये दोनों में होती है भयंकर लड़ाई। और इस लड़ाई में पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हरा दिया। और दोस्तों हम बात करें बुक्स की, तो हर्षवर्धन ने खुद 3 किताबें लिखी है। हम इसे याद कर सकते हैं PNR से। P का मतलब है प्रियदर्शिका, N का मतलब है नागानंद, और R का मतलब है रत्नावली। हालांकि हर्षवर्धन बाद के दिनों में बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे थे, और ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन के टाइम में जो भी फाइन थी या फिर अपराध करने के बाद जो सज़ा मिलती थी वो कम थी। यहाँ तक कि वहाँ पे फांसी की सज़ा भी नहीं दी जाती थी, जबकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट की। इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे डेक्कन और साउथ के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है चालुक्य का। तो याद है दोस्तों आपको, जब मौर्यन डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ था तो साउथ की तरफ में सातवाहना का इमरजेंस हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो जब सातवाहना का डिक्लाइन हुआ तो उनके जगह पे चालुक्य आए, और चालुक्य का जो सेंटर था, जो कैपिटल था, वो है वातापी में। ठीक है दोस्तों, और चालुक्य के ही राजा थे पुलकेशिन II, जिन्होंने हर्षा को हराया था एट बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। अगर हम बात करें चालुक्य के 2 इनेमी के, तो एक साउथ में थे और एक नॉर्थ में थे। जो नॉर्थ वाले इनेमी थे उनका नाम है राष्ट्रकूटाज, जो साउथ वाले इनेमी है उनका नाम है पल्लव। हालांकि जो पल्लव के साथ लड़ाई थी उसमें मैं आपको बाद के लेक्चर्स में बताऊंगा। मैं अभी आपको ये बता दूं कि जो पल्लव थे उनके बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर महेंद्र वर्मन थे, जो कि एक पहले स्टार्टिंग में तो जैन को फॉलो करते थे, लेकिन बाद में वो शिव भक्ति में लीन हो गए। और इनका श्रेय जाता है एक तमिल सेंट को जिनका नाम है अपार, APPAR। अब जब तमिल सेंट की बात चल ही रही है तो मैं आपको ये बता दूं कि वो सेंट 2 तरह के थे, 2 टाइप्स के थे। एक जो विष्णु को मानते हैं, विष्णु भगवान को मानते थे, और एक जो शिव भगवान को मानते थे। तो वैसे सेंट जिन्होंने विष्णु भगवान को माना उसको कहते हैं अलवार्स, और जिन्होंने शिव भगवान को माना उसे कहते हैं नयनार्स। ठीक है दोस्तों, अगर हम आर्किटेक्चर, मेजर आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे रॉक कट टेम्पल की बात आती है। एक टेम्पल है रथ टेम्पल, जो कि महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम कहाँ है दोस्तों? तो वो है तमिलनाडु में। और एक और इम्पॉर्टेंट टेम्पल है जो पल्लवाज ने बनवाई थी, उनका नाम है शोर टेम्पल एट कांचीपुरम। ओके दोस्तों, और मैं आपको ये बता दूं कि टेम्पल उस समय बस पूजा करने के लिए नहीं होती थी, और बल्कि वो एक सोशल और पॉलिटिकल सेंटर की तरह मानी जाती थी। वहाँ पे म्यूजिक, डांस, एजुकेशन, सोशल गैदरिंग, मेला, ट्रेड, लैंड रेवेन्यू, सारा कुछ का वहाँ पे देखभाल होता था, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरह भी काम किया जाता था। तो दोस्तों जैसा कि आपको हमारे लेफ्ट साइड वाले मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पे रेड कलर में हर्षा अम्पायर को दिखाया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं जो हर्षा अम्पायर का जो महाराष्ट्र के बाउंड्री वाला जो पार्ट है, वहीं पे नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा नदी के ऊपर में हर्षा का अम्पायर था और उसके नीचे चालुक्य डायनेस्टी था। और दोस्तों मैं आपको जैसे बताया था कि चालुक्य डायनेस्टी के साउथ में पल्लव है, तो ये जो ब्लू कलर वाला एरिया है ये पल्लव का है, जबकि राष्ट्रकूटा का भी इसमें है, ये यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। ये लगभग हर्षा और चालुक्य के बीच वाला पार्ट है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम राइट में बात करें तो जो ऊपर वाली फोटो है वो है रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, और जो कि नीचे वाली फोटो है वो है स्टोन टेम्पल एट कांचीपुरम। यहाँ की खास बात ये होती है कि ये दोनों टेम्पल एक ही पत्थर की बनी हुई है, और उसी पत्थर को काट काट के उसके अंदर दरवाज़ा और जो भी स्कल्पचर्स है उसको बनाया गया है।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि इस सीरीज़ की लास्ट पार्ट जो कि थर्ड पार्ट है वो जल्द से जल्द यहाँ पे अपलोड करूँ और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को स्टडी मटेरियल्स के बारे में नहीं पता है, कैसे तैयारी करनी है वो नहीं पता है, हमारी चैनल की रोड मैप क्या है वो नहीं पता है, तो मैं लिंक को अपनी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके ज़रूर देखें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग मी इन दिस नर्चर फेज ऑफ द चैनल। होप यू लाइक द वीडियो। लव यू ऑल। टेक केयर एंड गुड बाय। और लास्ट में एक ज़रूरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो सीरीज़ की ख़त्म होने के बाद आप कौन सी टॉपिक पढ़ना पसंद करेंगे वो ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में बताएं।